हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th प्लस इंग्लिश लिटरेचर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज़ आ पोएम राइटिंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कि एक पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम क्या है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। तो ये जो पोएम है ये किस फॉर्म के अंदर लिखी गई है? जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग इनमें से किस फॉर्म में ये लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है बैलाड, ऑप्शन नंबर बी है सोनेट, ऑप्शन नंबर सी है हीरोइक कपलेट और ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसियन स्टेंजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैलाड। बैलाड क्या होता है? बैलाड होता है गाथा गीत। ठीक है, बैलाड क्या होता है? गाथा गीत होना, ये गाथा गीत। इसको बैलाड को क्या है कि मतलब इसकी एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन बताऊं मैं आपको, अ पोएम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज, कि एक पोएम या फिर एक सॉन्ग होता है वो नरेट करता है एक स्टोरी को। किस टाइप से? कि एक शॉर्ट स्टेंजाज के अंदर। ठीक है, ट्रेडिशनल बैलाड्स आर टिपिकली ऑफ अ नॉन authorship having been passed on orally from one generation to the next as part of the folk culture। कि folk culture का क्या है कि जैसे कि मतलब कि पहले जो धार्मिक या फिर कुछ जो पर्सनल में जो परंपरा चलती आ रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि पहले लोग लिखते नहीं थे, लेकिन क्या है कि एक दूसरे को सुनाते थे। वो जो फोक मतलब उनकी जो पुरानी जो कथाएं या फिर उनकी कहानियाँ होती थी वो एक दूसरे को सुनाते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। धीरे धीरे क्या है कि फिर लिखने लग गए थे लोग इनको, तो फिर इनको क्या बोलने लग गए थे? बैलाड बोलने लग गए थे। इनको फोक सॉन्ग या फिर फोक टेल भी इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस द डॉक्टर सोल्ड हिज सोल टू द डेविल फॉर द राइट टू यूज़ द डेविल्स पावर एट विल फॉर। तो एक डॉक्टर फोस्टस का एक वर्क है द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो डॉक्टर होता है वो सोल्ड मतलब कि बेच देता है अपनी आत्मा को। ठीक है, डेविल, डेविल क्या होता है? डेविल होता है दैत्य या फिर राक्षस जिसको बोलते हैं डेविल। फॉर द राइट टू यूज़ डेविल्स पावर एट विल फॉर, कि मतलब जो है डेविल्स की जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो एक नेगेटिव जो उसकी पावर्स थी उनको यूज़ करने के लिए वो उसको अपनी आत्मा को बेच देता है। तो इसमें पूछा गया कि कितने टाइम के लिए उसने यहाँ पे बेचा था। ऑप्शन नंबर ए है एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, कि जब तक वो जिंदा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है 24 ईयर्स, की 24 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर सी है 2 स्कोर एंड 4 ईयर्स, कि मतलब कुछ 4 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर डी है द लास्ट क्वार्टर ऑफ हिज लाइफ स्पैन, कि जो उसका लास्ट क्वार्टर है लाइफ स्पैन का उस टाइम तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 24 ईयर्स, कि उसने अपनी जो सोल है उसको सोल्ड किया था कितने टाइम के लिए? 24 ईयर्स के लिए, 24 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑथर एज ए कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज, कि इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डिस्क्राइब की गई थी बाय इट्स ऑथर, मतलब उसका खुद का ही जो ऑथर था उसके द्वारा कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज, ये कॉमिक एपिक पोएम थी वो प्रोज के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज़, ऑप्शन नंबर बी है स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल्स, ऑप्शन नंबर सी है रिचार्डसन पामेला और ऑप्शन नंबर डी है बर्ने एविलेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू। ठीक है, ये जो वर्क था उसको क्या है कि कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज के अंदर उसको जो उसके उत्तर है उसने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन ब्लंचली इज़ आ कैरेक्टर इन विच प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शा। एक प्ले है, उसका नाम क्या है प्ले का? वो हमें बताना है ऑप्शंस के अंदर, आंसर्स के अंदर। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंचली। ठीक है,
और जो प्ले था वो किसने लिखा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, उनका प्ले है, उसके अंदर एक फेमस कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंचली। तो वो प्ले कौन सा है, उस प्ले का नाम हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मैन एंड सुपरमैन, ऑप्शन नंबर बी है आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन नंबर सी है द मैन ऑफ डेस्टिनी, और ऑप्शन नंबर डी है मेजर बारबरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्म्स एंड द मैन, कि एक प्ले है, प्ले का नाम क्या है? आर्म्स एंड द मैन। किसने लिखा था इसको? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का नाम क्या है? कैप्टन ब्लंचली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ग्रेट इंग्लिश डिक्शनरी published in 1755 included more than 1500 illustrations and 1,14,000 quotations। तो इसमें क्या है कि एक ग्रेट जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके अंदर मतलब वो पब्लिश की गई थी कब? 1755 के अंदर, 1755 में। इंक्लूडेड मतलब उसके अंदर क्या क्या है, उस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या है? मोर दैन 1500 कि मतलब जो है 1500 से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, और क्या है कि 1,14,000 से ज़्यादा कोटेशंस हैं, ठीक है। कोटेशंस क्या होती हैं? उद्धरण, मतलब कि जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक कोई लाइन लिखी, कोई एक मान लो कोई सेंटेंस है कि ओरिजिनल स्पीकर या फिर ऑथर के द्वारा वो कही गई हो या फिर लिखी गई हो, उसको क्या बोलते हैं? कोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशन क्या होता है? चित्रण, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या होता है? चित्रण, या फिर उसके अंदर कोई उदाहरण दिया गया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स बोसवेल, और ऑप्शन नंबर डी है सैमुअल जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल जॉनसन, कि इसने क्या है यहाँ पे मतलब इनको पब्लिश किया था, इस इंग्लिश डिक्शनरी को कब किया था? 1755 में। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? 1500 इलस्ट्रेशन थे और 1,14,000 कोटेशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल्स द स्वॉर्ड एंड द सिकल एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। एक नॉवल का नाम दिया गया है, नॉवल के नाम दिए गए हैं द स्वॉर्ड एंड द सिकल एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये नॉवेल्स के नेम हैं, तो इसका हमें ऑथर पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी है R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर डी है अनीता देसाई, और ऑप्शन नंबर डी है मबानी भट्टाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मुल्क राज आनंद, की जो द स्वॉर्ड एंड द सिकल, और दूसरा कौन सा है? प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो ये जो दोनों नोवेल हैं वो किसने लिखे हैं, मतलब इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है मुल्क राज आनंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन। लिटरेरी डिवाइस हमें फाइंड आउट करनी है, ये लाइन दी गई है, द रोड वॉज ए रिबन ऑफ लाइट, कि जो सड़क थी वो एक प्रकाश की क्या है कि रिबन थी, मतलब एक टाइप से उसको उसकी संज्ञा दी गई है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है सिमिली, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफर, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरबोल, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है रूपक। मेटाफर क्या होता है? रूपक होता है, रूपक। और रूपक जैसे कि मेटाफर है उसको क्या बोल सकते हैं? सिंबल भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं उसको? सिंबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिस्टम बाय विच राइटर्स रिसीव्ड फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन फॉर देयर लिटरेरी प्रोडक्शन। कि इनमें से मतलब कौन सी, मतलब जो ये यहाँ पे स्पेलिंग्स दी गई हैं अच्छे से डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? एक सिस्टम है किस चीज़ का? बाय विच राइटर्स रिसीव्ड फाइनेंशियल, मतलब कि फाइनेंशियल की मतलब पैसे से रिलेटेड, रुपए से रिलेटेड, कि उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन होता है मतलब उसको अवार्ड, मतलब कि पारिश्रमिक या फिर मुआवजा
बोल देते हैं इसको, मुआवजा मिलता है उसको फॉर देयर लिटरेरी प्रोडक्शन, कि जो उसको लिटरेरी प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा मिलता है, या फिर उसको फाइनेंशियल कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इनमें से कौन सा जो वर्ड है, कौन सी स्पेलिंग है, इसके अकॉर्डिंग इसकी अप्रोप्रिएट होगी। ऑप्शन नंबर ए है बेनिफेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है सेंसरशिप, ऑप्शन नंबर सी है पैट्रोनेज, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रेसमैनशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज क्या होता है कि संरक्षण या फिर कंजर्वेशन, हेल्प, स्पॉन्सरशिप, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। उसको स्पॉन्सरशिप भी बोल सकते हैं कि मतलब फाइनेंशियली सामने वाले को कोई हेल्प मिल रही है उसके काम में। ठीक है, वो होता है पैट्रोनेज। और बेनिफेक्शन क्या होता है, दान, मतलब ये दान करना, बेनिफेक्शन होता है दान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नोवेल गाइड वी कम अक्रॉस आ डांसर व्हाट इज़ हर नेम। एक नोवेल है, उसका नाम क्या है, गाइड। ठीक है, नोवेल का नाम क्या है, गाइड। तो उसके अंदर हमें एक कैरेक्टर है, हम उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। कैरेक्टर कौन है, वो एक डांसर है। ठीक है, उसका नेम क्या है, उस कैरेक्टर का नेम क्या है जो कि डांसर है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए है डेजी, ऑप्शन नंबर बी है भारती, ऑप्शन नंबर सी है रोजी, और ऑप्शन नंबर डी है सावित्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रोजी, कि रोजी एक कैरेक्टर है द गाइड, मतलब कि जो नोवेल है उसके अंदर, तो वो एक डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर्स प्ले चंडालिका डिस्क्राइब्स, कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो, उनका एक प्ले है, प्ले का नाम क्या है, चंडालिका। ठीक है, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, उनमें से जो लाइन्स दी गई हैं कौन सी उसके अकॉर्डिंग सही है। ऑप्शन नंबर ए है दी डेलिवरेंस विच द चाइल्ड डिस्कवर्ज इन डेथ। ऑप्शन नंबर बी है द यंगेस्ट ऑफ एन अनटचेबल वुमन। ऑप्शन नंबर सी है द स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सोल, और ऑप्शन नंबर डी है द हाइपोक्राइसिस प्लॉइंग द इंडियन मिडिल क्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द एंगेस्ट ऑफ एन अनटचेबल वुमन। एंगेस्ट होता है गुस्सा, कि मतलब कि जो एक अछूत महिला है उनका गुस्सा, उसके बारे में जो ये है चंडालिका है, इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। डेलिवरेंस होता है मुक्ति, मतलब पाप या किसी ऐसी चीज़ से मुक्ति मिलना। ठीक है, स्पिरिचुअल कॉस्ट होता है आध्यात्मिक खोज। स्पिरिचुअल कॉस्ट जो ऑप्शन नंबर सी में है वो क्या होता है, आध्यात्मिक खोज। और जो ऑप्शन नंबर डी का है हाइपोक्राइसिस प्लॉइंग, ये क्या होता है, पाखंड खेल। ठीक है, ये क्या होता है, पाखंड खेल। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द यंगेस्ट ऑफ एन अनटचेबल वुमेन। सो गाइज, इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम में चैनल में शेयर कर दी है। और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।